वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनको हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। अगर आप न्यू है चैनल पर तो डेली दोपहर 1 बजे क्लास देख सकते हैं। इसके साथ साथ रात को 9 बजे प्रैक्टिस सीरीज भी चल रही है जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं, यूपी पीसीएस, आरओए आरओडी एग्जाम, इन्हीं को टारगेट करते हुए क्लासेस दी जा रही हैं। तो जो बच्चे आगे अपना एग्जाम देने वाले हैं आरओए आरओ का, वो सबसे पहले जो क्लासेस कराई गई हैं उनको कर लीजिए, उसके बाद रिवीजन करते रहिएगा। प्लेलिस्ट में क्लासेस ऐड कर दी गई हैं। इसके साथ साथ अगर आप अभी भी चाहते हैं कि आपको ऐसा कोर्स अवेलेबल हो जिसमें आपको सारी क्लासेस और उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी कर पाएँ, तो इसके लिए क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। तो आपको ये गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना होगा और ऐप पर ही आपको सारी क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। आप इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की करना चाहते हैं प्रिपरेशन, या इसके अलावा और भी जो एग्ज़ाम है जैसे कि यूपी पीसीएस 2025 का, सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे ऐप पर। और जो भी जानकारी चाहिए वो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर प्रोवाइड किया है, कॉल कर लीजिए या मैसेज करके भी आपको जानकारी दे दी जाएगी। अभी भी जिन्होंने तैयारी की हुई है, एक बार पेपर दिया था आरओ का, और अभी भी आपको लगता है कि प्रैक्टिस की नीड है क्योंकि देख रहे हैं ट्रेंड लगातार बदलता जा रहा है, पेपर का लेवल चेंज होता जा रहा है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने की नीड है। आप पेड क्विज ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपके कोर्स से रिलेटेड कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। तो जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात करेंगे तो इसमें कौन कौन से आयोग हैं वो देखेंगे, कौन कौन से निकाय हैं, और फिर गैर संवैधानिक में एक एक करके मैं सारे ही आपको पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले निर्वाचन आयोग आएगा, ये एक संवैधानिक निकाय है। संघ लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद है, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, फिर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत के महान्यायवादी और राज्य का महाधिवक्ता। ये सारे क्या हैं? ये सारे संवैधानिक निकाय हैं। अगर गैर संवैधानिक निकाय की बात की जाए तो नीति आयोग है, सेकंड है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, लोकपाल और लोकायुक्त, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण और राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न कैसे बन सकते हैं। तो आपको ऑप्शन दे करके पूछा जा सकता है इसमें से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है या गैर संवैधानिक निकाय है, और आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और इसमें आपको समझना रहता है, ठीक है। तो पहला तो क्वेश्चन इजी सा ऐसे ही बन सकता है। तो ये सारी बॉडीज आपको याद कर लेनी है, ठीक है। तो संवैधानिक निकाय में जिनका उल्लेख हमारे संविधान में है, सबसे पहले हम लोग निर्वाचन आयोग की बात करेंगे, ठीक है। तो निर्वाचन आयोग कैसा है? एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। इसका गठन कैसे हुआ? तो भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से इसका गठन हुआ था। तो ये संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 324 में आता है, पार्ट 15 में, भाग 15 के अंतर्गत आता है। निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है। अभी जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स हुआ है 2024 वाला, आपने देखा था, आपको एक प्रश्न दिया गया था कि निम्नलिखित में से निर्वाचन आयुक्त के क्या क्या कार्य होते हैं, और 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो बहुत से बच्चे निर्वाचन आयोग समझ करके जल्दी से प्रश्न हल कर लिए, या फिर निर्वाचन आयुक्त के वो भूल गए और उन्होंने मतलब ये क्वेश्चन लगा सबको टफ। लेकिन आपने जब निर्वाचन आयोग वाली क्लास की थी तो उसमें आपको समझाया गया था कि निर्वाचन आयुक्त क्या करता है, निर्वाचन आयोग के क्या कार्य हैं। तो क्लास आपको पूरी ध्यान से पढ़नी है, आपको यहीं से प्रश्न कुछ ना कुछ मिलेगा और आपके वो हल हो जाएंगे। फिर देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। तो नियुक्ति से रिलेटेड प्रश्न होगा तो भी आपको पता होना चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना है? 6 या 65 वर्ष की आयु, दोनों में जो पहले होगा वही होगा, ठीक है। 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक जो निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय था, सबसे पहले एक सदस्य था, पहले बताया जा चुका है, जिसमें केवल मुख्य निर्वाचन अधिकारी ही हुआ करता था। उसके बाद जब मत देने की न्यूनतम आयु 21 से 18 वर्ष करी गई, इसके बाद 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने आयोग के काम
के भार को कम करने के लिए 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त को भी नियुक्त किया। ठीक है, तो अब आयोग कैसा हो गया, बहुसदस्यीय संस्था के रूप में कार्य करने लगा। 3 निर्वाचन आयुक्त हो गए। फिर क्या होता है, 1990 में 2 निर्वाचन आयुक्तों के पद को समाप्त किया गया। पहले जैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था, फिर वैसी ही स्थिति आ गई। एक बार फिर अक्टूबर 1993 में 2 निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त किया गया और तब से अब तक ये जो संस्था है, ये निकाय है, ये बहुसदस्यीय संस्था के तौर पर कार्य कर रहा है, जिसमें 3 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ठीक है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। अब बात करते हैं यूपीएससी या फिर संघ लोक सेवा आयोग की। तो संघ लोक सेवा आयोग भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण या संस्था है और यह एक तरह का स्वतंत्र संवैधानिक निकाय या संस्था होती है। तो संविधान के किस पार्ट में या किस आर्टिकल में इसके बारे में उल्लेख है, तो याद रखेंगे पार्ट 14, निर्वाचन आयोग पार्ट 15। ठीक है, ये पार्ट 14 है, आर्टिकल 315 टू 323, 315 से 323 तक। इसमें यूपीएससी की स्वतंत्रता और शक्तियों के कार्य के अलावा इसके संगठन, सदस्यों की नियुक्तियां, बर्खास्तगी, इन सभी का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष होता है, कुछ अन्य सदस्य होते हैं जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से अगर इनकी अवधि देखी जाए तो 6 वर्ष की अवधि या फिर 65 वर्ष। जो पहले होगा अपना पद धारण करते हैं और वे कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र दे सकते हैं। कार्यकाल के पहले भी राष्ट्रपति द्वारा जो संविधान में प्रक्रिया वर्णित की गई है उसके आधार से इन्हें हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति 2 परिस्थितियों में यूपीएससी के जो सदस्य हैं इनको कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं, जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो या फिर अध्यक्ष अपना काम अनुपस्थिति या अन्य दूसरे कारणों से नहीं कर पा रहे हो तब। राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और दूसरे सदस्यों को निम्नलिखित परिस्थितियों में हटा भी सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं, अगर उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाए या अपनी पदावधि के दौरान पद कर्तव्यों के बाहर किसी से वेतन नियोजन में लगा हो तब, अगर राष्ट्रपति ऐसे समझता है कि वह मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने योग्य नहीं है, तो इन स्थितियों में हटाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों के उनके कदाचार के कारण भी हटा सकता है, किंतु ऐसे मामलों में राष्ट्रपति को यह मामला जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में भेजना होता है। अगली संस्था क्या है, तो अगला हमें राज्य लोक सेवा आयोग पढ़ना है। जैसे कि हमने संघ लोक सेवा आयोग पढ़ा, इसी प्रकार केंद्र के संघ लोक सेवा आयोग के समानांतर राज्यों में भी एक सेवा आयोग होता है। संविधान के 14 जो पार्ट हैं इसमें आर्टिकल 315 टू 323 में ही राज्य के लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता, शक्तियों के अलावा इसके गठन और सदस्यों की जो नियुक्ति है, बर्खास्तगी है, इन सभी का उल्लेख है। क्या होगा, तो राज्य लोक सेवा आयोग में जो अध्यक्ष है और अन्य सदस्य हैं इन्हें कौन नियुक्त करेगा, तो इनकी नियुक्ति अब राज्यपाल करेंगे, ना कि राष्ट्रपति। संविधान में आयोग की सदस्य संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है, तो राज्यपाल की विवेक पर छोड़ दिया गया है कितने सदस्य होंगे। संविधान ने राज्यपाल को अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित करने का भी अधिकार दिया है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या फिर 62 वर्ष, यहीं पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 62 वर्ष लिखा है। इसकी आयु तक इन्हें जो भी पहले हो अपना पद धारण कर सकते हैं, हालांकि वे कभी भी राज्यपाल को अपना जो त्यागपत्र है वो सौंप सकते हैं। फिर राज्यपाल भी 2 परिस्थितियों में राज्य लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त करेगा, जैसे कि राष्ट्रपति करते थे। दोनों वैसे ही हैं कि जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो या फिर जब अध्यक्ष अपना कार्य अनुपस्थिति या अन्य किसी कारण की वजह से नहीं कर पा रहा हो। ठीक है, भले ही राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन इन्हें केवल राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट आपको स्टार लगा लेना है। इनकी नियुक्ति राज्यपाल कर रहे हैं, लेकिन हटाएगा कौन, इसको हटाने के लिए राष्ट्रपति कई आधार बना सकते हैं। जिन आधारों पर यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्यों को हटाया गया था, ठीक वही आधार यहाँ भी शामिल होंगे, जैसे कि दिवालिया हो गया हो या फिर अपनी जो पदावधि है इसके दौरान क्या है अलग कहीं किसी वेतन के नियोजन में लगा हो। ठीक है, अगर राष्ट्रपति समझते कि मानसिक या शारीरिक कारणों की वजह से वो अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं तब। इसके अलावा राष्ट्रपति राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्यों को उनके कदाचार के कारण भी हटा सकते हैं, परंतु ऐसे मामलों में राष्ट्रपति इसे उच्च न्यायालय को संदर्भित करता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय, माफ कीजिएगा, यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय जो है। फिर है वित्त आयोग। अब आते हैं वित्त आयोग, तो इसका वर्णन कहा है तो भारत के संविधान में आर्टिकल 280 के अंतर्गत ये अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई। तो इसका गठन राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष या जब भी आवश्यकता हो आवश्यकता अनुसार करते हैं। तो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं, 4 अन्य सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल क्या है, राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है और इनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है।
तो संविधान ने संसद के इन सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार दिया है और इसी के तहत संसद ने आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की विशेष योग्यताओं का निर्धारण किया है। भारत के संविधान में इस बात की परिकल्पना की गई है कि वित्त आयोग भारत में राजकोषीय संघवाद के संतुलन की भूमिका निभाएगा। अब यहाँ से प्रश्न इंपॉर्टेंट बन क्या सकता है? पहले तो अभी तक जो आपने आर्टिकल से पार्ट पढ़े वो सब चीजें इंपॉर्टेंट रही, लेकिन अब यहाँ पर आपको जो भी वित्त आयोग गठित हुए हैं ये क्रोनोलॉजी में लगाने का आ जाते हैं, या फिर ये अध्यक्ष जो हैं इसके वो क्रोनोलॉजी में लगाने को आते हैं। तो ये जो अगली लिस्ट आप देखने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। तो सबसे पहला जो वित्त आयोग बना वो केसी नियोगी की अध्यक्षता में बना। नियुक्ति कब हुई? 1951 में, ठीक है। और रिपोर्ट का क्रियान्वयन का जो वर्ष था वो 1952 से 57 था। अब इसी के आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। इनके रिपोर्ट का क्रियान्वयन का वर्ष आप देखेंगे और रिपोर्ट जमा करने का वर्ष, लेकिन नियुक्ति वर्ष और मैं बताती चल रही हूँ। द्वितीय सेकंड जो बनता है वो के संथानम के समय पर ये अध्यक्ष रहते हैं 1956 में। थर्ड बनता है ए के चंदा के समय पर 1960 में। फोर्थ डॉक्टर पीवी राजमन्नार 1964 में। पांचवी वित्त आयोग बनता है महावीर त्यागी की अध्यक्षता में 1968 में। छठवां बनता है ब्रह्मानंद रेड्डी की अध्यक्षता में 1972 में। सातवां जेएम सेलात की अध्यक्षता में 1977 में। आठवें में वाईवी चौहान रहते हैं अध्यक्ष 1982 में। नवा बनता है एनकेपी साल्वे 1987। 10वां केसी पंत 1992 में। नेक्स्ट देख लीजिए, अब जो अगला है वो 11वां है। तो अब रहते हैं अध्यक्ष एएम खुसरो 1998 में। 12वां बनता है डॉक्टर सी रंगराजन 2002 में। 13वां बनता है डॉक्टर विजय केलकर 2007 में। 14वां बनता है वाईवी रेड्डी 2013 में और अभी नया ये 15वां, ठीक है, 2017। तो 2020 से 2025 अब इसके बाद अगला वित्त आयोग गठित होने वाला है, ठीक है। तो ये भी आप देखेंगे। यहाँ पर आपको ये याद रखना है जो अध्यक्ष बने हैं ये आ जाते हैं क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए, और इनके ईयर भी आप देखते रहिए। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अब ये क्लास कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। तो आपने कुछ आयोग या कुछ संस्थाएं तो पढ़ ली हैं, अभी जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं मैं पहले उन्हें कवर कर दूंगी, फिर उसके बाद आप देखेंगे जितने भी गैर संवैधानिक निकाय हैं उनको भी कवर करूंगी। तो क्लास ध्यान से देखिए, अगली क्लास आसानी से मिल जाए तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यहाँ पर जो कंटेंट दिया जा रहा है वो सिर्फ आपका एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। इधर उधर की कोई भी बात नहीं। जितनी देर आप पढ़िए उतना फोकस होकर के वो टॉपिक प्रिपेयर कर लीजिए। उस टॉपिक से अगर प्रश्न आए तो वो गलत नहीं होने चाहिए। पेड कोर्स में इंटरेस्टेड है, नंबर्स आपके सामने दिख रहे हैं, इन पे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अभी भी समय है। जिनको आरओ का एग्ज़ाम देना है ध्यान से लग जाइए, फोकस करके लग जाइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। उस पूरा कोर्स आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से मिल जाएगा, जो कि आपके ट्रेंड को फॉलो करते हुए कोर्स दिया जा रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए इन पर कॉल या मैसेज कीजिए। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।